लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विनय और गोरा दोनों परेश बाबू के घर से निकलकर सड़क पर आए। विनय ने गोरा को तेजी से चलते देखकर कहा, गोरा जरा धीरे धीरे चलो भाई, तुम्हारे दोनों पैर हमारे पैरों से बहुत बड़े हैं। अगर अपनी चाल जरा कम न करोगे तो तुम्हारे साथ चलने में मैं तो थक जाऊंगा। गोरा ने जाते जाते कहा, मैं अकेले ही जाना चाहता हूं, मुझे आज बहुत कुछ सोचना विचारना है। इतना कहकर वो अपनी स्वाभाविक चाल से तेजी के साथ चला गया। विनय के हृदय को चोट लगी। उसने आज गोरा के विरुद्ध विद्रोह करके नियम को तोड़ा है। इसके बारे में अगर गोरा उसका तिरस्कार करता तो वो खुश होता और जैसे उसकी छाती पर का बोझ हल्का हो जाता। गोरा जो विनय का साथ छोड़कर नाराज होकर चला गया, उस नाराजगी को विनय अन्याय नहीं समझ सका। इन दोनों मित्रों के बहुत दिनों के संबंध में इतने दिन बाद आज सचमुच विघ्न उपस्थित हुआ है। बरसात की रात के सन्नाटे के अंधकार को कपाकर बीच बीच में बादल गरज उठता था। विनय के मन में एक बोझ सा जान पड़ने लगा। उसे जान पड़ा वो इतने दिन से जिस रास्ते में चला आ रहा था, आज उसने उसे छोड़कर और एक नई राह पकड़ी है। इस अंधकार के बीच गोरा कहाँ गया और वो कहाँ चला जा रहा है। दूसरे दिन सवेरे उठने पर विनय का मन हल्का हो गया। रात को कल्पना के द्वारा उसने अपनी वेदना को अनावश्यक अत्यंत बढ़ा दिया था। सवेरे उसे गोरा के साथ मित्रता और परेश बाबू के परिवार के साथ मेलजोल परस्पर उतना विरोधी नहीं जान पड़ा। मामला क्या ऐसा ही था, बात क्या ऐसी ही चिंता की थी? कभी नहीं। यों कहकर कल रात की मानसिक पीड़ा का ख्याल करके आज विनय आप अपनी बेवकूफी पर हंसने लगा। विनय कंधे पर एक चादर डालकर तेजी के साथ गोरा के घर में आकर उपस्थित हुआ। गोरा उस समय नीचे की बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। विनय जिस समय रास्ते में था तभी गोरा ने उसे देख लिया था, किंतु आज विनय के आने पर भी अखबार के ऊपर से गोरा की दृष्टि नहीं हटी। विनय ने आते ही कुछ कहे सुने बिना चट से गोरा के हाथ से अखबार छीन लिया। गोरा ने कहा, शायद तुम भूलते हो, मैं हूं गौर मोहन, एक कुसंस्कारों से घिरा हुआ हिंदू। विनय ने कहा, भूलते शायद तुम ही हो, मैं हूं श्रीयुत विनय, उक्त गौर मोहन के कुसंस्कारों से घिरा हुआ मित्र। गोरा, किंतु गौर मोहन इतना बड़ा बेहया है कि वो अपने कुसंस्कार के लिए कभी किसी के आगे लज्जा का अनुभव नहीं करता। विनय, विनय भी ठीक वैसा ही है, मगर हां फर्क इतना ही है कि वो अपने संस्कार को लेकर दूसरे पर हमला करने नहीं जाता। देखते ही देखते दोनों मित्रों में करारी बहस छिड़ गई। यहां तक कि अड़ोसी पड़ोसी और मोहल्ले भर के लोग समझ गए कि आज गोरा से विनय की भेंट हुई है। गोरा ने कहा, अच्छा तुम परेश बाबू के घर आते जाते हो, ये बात उस दिन मेरे आगे अस्वीकार करने की क्या जरूरत थी? विनय, किसी जरूरत के कारण मैंने स्वीकार नहीं किया था। मैं आता जाता था ही नहीं और इसी से आना जाना अस्वीकार किया था। इतने दिन के बाद कल ही पहले पहल मैंने उस घर में पैर रखा था। गोरा, मुझे संदेह होता है कि तुम अभिमन्यु की तरह प्रवेश करने की राह जानते हो, निकलने की राह नहीं जानते। विनय, सो हां, ये तुम्हारा ख्याल ठीक भी हो सकता है। यही शायद मेरा जन्म का स्वभाव है। मैं जिसे श्रद्धा या प्यार करता हूं उसे फिर छोड़ नहीं सकता। मेरे इस स्वभाव का परिचय तुमने भी पाया है। गोरा, तो अब से वहां बराबर आना जाना जारी रहेगा? विनय, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अकेले मेरा ही आना जाना जारी रहेगा। तुम में भी तो चलने फिरने की शक्ति है। तुम एकदम स्थावर पदार्थ तो हो ही नहीं। खैर, मैं तो आऊंगा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जो लक्षण मैंने देखे उनसे तो यही जान पड़ता है कि तुम बिल्कुल जड़मूल से ही जाने को तैयार हो। गरम चाय कैसी लगी थी? विनय, कुछ कड़ी लगी थी। गोरा, तो फिर? विनय, ना पीना उससे भी कड़ा लगता। गोरा, तो समाज के नियमों का पालन क्या केवल भलमनसी पालन मात्र है? विनय, सब समय ये बात ठीक नहीं है, किंतु देखो गोरा, समाज के साथ जहां हृदय की टक्कर हो वहां पर मेरे लिए। गोरा अधीर हो उठा। उसने विनय को अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी।
बीच में ही गरज कर कहने लगा, क्या कहा हृदय? तुम समाज को छोटा तुच्छ देखते हो। इसी से बात बात में समाज के साथ तुम्हारे हृदय की टक्कर होती है। किंतु समाज को चोट पहुंचाने से उसकी वेदना कितनी दूर जाकर पहुंचती है, इसका जो तुम अनुभव करते हो, तो तुम्हें अपने इस हृदय की बात उठाते लज्जा मालूम होती। परेश बाबू की लड़कियों के मन को जरा सी चोट पहुंचाने से तुमको बड़ा कष्ट मालूम होता है, किंतु उतने के लिए जब तुम अपने संपूर्ण देश को अनायास कष्ट पहुंचा सकते हो, तब तुमसे कहीं अधिक कष्ट मालूम होता है। विनय, तो सच बात कहूं भाई गोरा, एक प्याली चाय पीने से अगर वो संपूर्ण देश को चोट पहुंचाना है, तो मेरी समझ में वो चोट ऐसी है कि उससे देश का उपकार ही होगा। इस आघात से देश को बचाकर चला जाएगा तो उससे देश अत्यंत दुर्बल और बाबू बन जाएगा। गोरा, अजीत जनाब, इन सब युक्तियों को मैं जानता हूं, मुझे एकदम इतना नादान न समझना। किंतु ये सब इस समय की बातें नहीं हैं। रोगी लड़का जब दवा खाना पीना नहीं चाहता, तब शरीर स्वस्थ होने पर भी माँ खुद दवा खा पीकर उसे जताना चाहती है कि तेरी और मेरी एक ही दशा है। ये तो व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्यार की बात है। प्यार अगर ना रहे तो चाहे जितनी युक्ति क्यों ना हो, लड़के के साथ माता का संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर कार्य भी नष्ट होता है। मैं भी उस चाय की प्याली को लेकर बहस नहीं करता, किंतु देश के साथ संबंध विच्छेद को मैं सहन नहीं कर सकता। चाय ना पीना उसकी अपेक्षा बहुत सहज है। परेश बाबू की लड़की के मन को कष्ट देना उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। समस्त देश के संग एकात्म रूप से मिलना ही हम लोगों की इस समय की अवस्था में सब कामों की अपेक्षा प्रधान कार्य है। जब वो मिलन हो जाएगा, तब चाय पीना चाहिए या न पीना चाहिए, इसे तर्क मीमांसा की दो बातों में मालूम ही हो जाएगा। विनय, तब तो देखता हूं मेरे दूसरी प्याली चाय पीने में बहुत देर है। गोरा, ना, अधिक देर करने की दरकार नहीं है। किंतु विनय, मुझे तब क्यों घेरते हो? हिंदू समाज की अनेक अप्रिय चीजों के साथ ही मुझे भी छोड़ देने का समय आ गया है, नहीं तो परेश बाबू की लड़कियों के मन को चोट पहुंचेगी। इसी समय अविनाश ने आकर बैठक में प्रवेश किया। वो गोरा का शिष्य है। वो गोरा के मुख से जो सुनता है, उसी को अपनी बुद्धि के द्वारा छोटा और अपनी भाषा के द्वारा विकृत करके चारों ओर कहता फिरता है। गोरा की बातों को जो लोग जरा भी नहीं समझ पाते, वे ही अविनाश की बातों को खूब अच्छी तरह समझते हैं और प्रशंसा करते हैं। विनय के ऊपर अविनाश के मन में एक अत्यंत ईर्ष्या का भाव है। इसी से वो मौका पाते ही विनय के साथ मूर्ख की तरह तर्क वितर्क करने की चेष्टा करता है। विनय उसकी मूर्खता से अत्यंत अधीर हो उठता है। तब गोरा अविनाश के पक्ष को खुद लेकर विनय के साथ बहस करने लगता है। अविनाश उस समय यही समझता है कि उसी की युक्तियां जैसे गोरा के मुख से निकल रही हैं। अविनाश के आ जाने से गोरा के साथ बात करने में विनय को बाधा पहुंची। तब वो उठकर ऊपर चला गया। आनंदमयी भंडार घर के सामने बरामदे में बैठी तरकारी काट रही थीं। आनंदमयी ने कहा, बहुत देर से तुम्हारी आवाज सुन रही हूं विनय। आज इतनी सवेरे कैसे आ गया? जलपान करके तो चले थे। और दिन होता तो विनय कह देता कि नहीं, कुछ नहीं खाया पिया, और आनंदमयी के सामने बैठकर उनसे मांग कर मजे से भोजन करता। किंतु आज उसने कहा, नहीं मां, खाऊंगा नहीं, जलपान करके घर से आया हूं। आज विनय ने गोरा के निकट अपना अपराध बढ़ाना नहीं चाहा। परेश बाबू के साथ उसका जो संसर्ग हुआ है, उसके लिए गोरा ने अभी तक उसको क्षमा नहीं किया। उसे वो जैसे अपने से कुछ दूर ठेल रखना चाहता है। ये अनुभव करके विनय अपने मन के भीतर एक तरह के क्लेश का अनुभव कर रहा था। विनय जेब से चाकू निकालकर आलू छीलने बैठ गया। 15-16 मिनट के बाद नीचे जाकर देखा, गोरा अविनाश को साथ लेकर चल दिया है। गोरा की बैठक में बहुत देर तक विनय चुप बैठा रहा। फिर एक लंबी सांस छोड़कर बाहर निकला और घर चल दिया। दोपहर को भोजन के बाद गोरा के पास जाने के लिए फिर विनय का मन चंचल हो उठा। विनय ने कभी किसी दिन गोरा के आगे अपने को झुकाने में संकोच का अनुभव नहीं किया, किंतु अपना अभिमान न रहने पर भी बंधुत्व के अभिमान को धोखा देना कठिन है। परेश बाबू के निकट गोरा के प्रति इतने दिन की निष्ठा से अपने को कुछ विचलित सा समझकर विनय अपने को अपराधी अवश्य समझ रहा था, और इसके लिए उसने यहां तक आशा की थी कि गोरा परिहास और भर्त्सना करेगा।
पर विनय को स्वप्न में भी ये ख्याल न था कि गोरा इतनी सी बात के लिए उसे इस तरह अपने से अलग ठेल कर दूर रहने की चेष्टा करेगा। घर से कुछ दूर जाकर विनय फिर लौट आया। बंधुत्व का पीछे अपमान न हो, इस भय से वो गोरा के घर जा नहीं सका। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।